Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सब कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून दोस्तों। और मेरे मित्रों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि सरकार ने नौकरियों की कर दी है बहुत बड़ी बौछार। राजस्थान में 57,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपने देखा होगा, खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले ये खुशखबरी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आपको ये पता लगे कि क्या क्या। देखो, राजस्थान में एक तो 31,000 पदों पर रीट की भर्ती है, 31,000 पदों पर। स्कूल लेक्चरर की वापस 3,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, 3,000 पदों पर वापस भर्ती हो रही है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग में 264 है। पटवारी पुलिस की भर्ती आपके सामने है, भर्ती आपके सामने है। और जो आपके लाइब्रेरियन है उसकी भर्ती 18,000 पदों पर भर्ती हो रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम में भर्ती होने जा रही है। आज राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ी न्यूज आई है। 28 तारीख तक ये भर्तियां है ना, इनका सारा फैसला करके ये निकालना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, खूब तैयारी करो, बस डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो। आप तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं आप लोगों के लिए। समझ में आए ना? पुलिस पटवारी की, आरएस की 1017 पोस्ट आ रही है, 1017 पोस्ट आरएस की आ रही हैं आप लोगों के लिए। समझ में है ना? क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ पंकज भोरा, बिल्कुल सही है, सही बोला तूने। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब शेयर कर दो एक बार सारे मिलके। हाँ, प्लस कोर्स अगर आज लेते हो तो सारी क्लासें आप देख सकते हो, पीछे की सारी क्लासें देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, कल अपन ने बात कर ली थी जैव विविधता के बारे में, चर्चा करी थी। आज अपन बात करेंगे हॉट स्पॉट की। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट को हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल, तप्त स्थल। हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था नॉर्मन मायर्स ने, नॉर्मन मायर्स ने। और हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉट स्पॉट कहते किसे हैं? ऐसा क्षेत्र या ऐसा भाग जहां एक ही जाति के 1500 या 1500 से ज्यादा संख्या प्राप्त होती हो। एक ही जाति के 1500 या 1500 से ज्यादा संख्या प्राप्त होती हो, उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट बोलते हैं। चाहे वो आपके वनस्पति हो, चाहे आपके जीव जंतु हो। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है, हॉट स्पॉट क्या होता है समझने का प्रयास करना है आपको। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट ऐसा क्षेत्र, ऐसा भाग होता है जहां पर एक ही जाति के 1500 या 1500 से ज्यादा संख्या में वो जाति प्राप्त होती हो, चाहे तो वो आपकी वनस्पति हो, चाहे आपके जीव जंतु हो। जैसे ये कोई एक क्षेत्र है,
इस एक क्षेत्र में 1500 या 1500 से ज़्यादा नीम के पेड़ प्राप्त हो या फिर आपके यहाँ पे कोई सा भी एक जीव जंतु प्राप्त हो, लेकिन उनकी संख्या एक ही स्थान पर होनी चाहिए, 1500 से या 1500 से ज़्यादा हो, और भारत में अन्यंत्र या विश्व में अन्यंत्र कहीं भी नहीं होने चाहिए, उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट बोला जाता है। ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जहां पर 1500 या 1500 से ज़्यादा संख्या एक ही जाति की पाई जाती हो, 1500 या 1500 से ज़्यादा संख्या एक ही जाति की पाई जाती हो, अन्यंत्र वो कहीं भी नहीं पाई जाती हो, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में नीम के पेड़ 1500 या 1500 से ज़्यादा केवल राजस्थान में ही हो और विश्व में नीम के पेड़ कहीं भी नहीं उगने चाहिए, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? हॉट स्पॉट कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? एक ही जाति के 1500 या 1500 से अधिक संख्या में एक ही स्थान पर प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। आपको याद रखना है। और हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था। समझ में आया ना? तो अब समझ में आ गया होगा। तात्पर्य होता है ऐसा क्षेत्र या ऐसा भूभाग जहां एक ही जाति के 1500 से या 1500 से ज्यादा संख्या प्राप्त होती हो, उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में कितने हैं? भारत में कुल हॉट स्पॉट, अब याद रखना, पर्सनल यानी कि भारत के निजी 2 है और साझेदारी कितनों में है? 2 में है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत के 2 तो निजी हैं और 2 साझेदारी में। निजी में कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है? पूर्वी हिमालय है और भारत का पश्चिम घाट है। ये तो भारत के खुद के हॉट स्पॉट है। साझे वाली में कौन कौन से हैं? भारत म्यांमार हॉट स्पॉट, भारत प्लस म्यांमार हॉट स्पॉट, और दूसरा है भारत इंडोनेशिया हॉट स्पॉट। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे राइनो की अगर मैं बात करूं, एक सींग के गैंडे की बात करूं, तो एक सींग का गैंडा हमारे भारत में ही पाया जाता है, अन्यंत्र कहीं नहीं पाया जाता। उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना मित्रों? तो याद रखना, हॉट स्पॉट जो है ये भारत में कुल कितने हैं? तो भारत के खुद के पर्सनल तो हैं 2 और साझेदारी वाले भी 2 हैं। पर्सनल की बात करूं तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है, और साझे की बात करूं तो भारत के साझे में एक म्यांमार हॉट स्पॉट है और एक इंडोनेशिया वाला हॉट स्पॉट है। इसको अपन मानचित्र में देख लेते हैं। ये एक भारत का मानचित्र आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो ये वाला हॉट स्पॉट है, इसको बोलेंगे पूर्वी हिमालय। ये वाला जो हॉट स्पॉट है इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट। अब पार्टनरशिप की बात करें, ये भारत के साथ में ये जो हॉट स्पॉट है, ये वाला हॉट स्पॉट जो है, ये तो आपके भारत और म्यांमार दोनों का है। भारत प्लस म्यांमार। और अब देखो, ये अंडमान निकोबार बना दिए मैंने, और ये आपका इंडोनेशिया आ गया। ये हॉट स्पॉट है। ये कहां है? भारत प्लस इंडोनेशिया में।
ये भारत प्लस इंडोनेशिया का संयुक्त हॉटस्पॉट है, ये भारत म्यांमार का संयुक्त हॉटस्पॉट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं। भारत के खुद के 2 हॉटस्पॉट हैं, आपको याद रखना है। ये पूर्वी हिमालय, ये भारत में खुद का पर्सनल है, ये आपका पश्चिमी घाट भारत का पर्सनल है, और ये दोनों आपके संयुक्त साझे के हैं, भारत म्यांमार हॉटस्पॉट और भारत इंडोनेशिया हॉटस्पॉट। यानी कि अंडमान का आधा भाग, इंडोनेशिया का आधा भाग, दक्षिणी उत्तर पूर्वी भारत में ये वाला पार्ट और म्यांमार का भाग, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके हॉटस्पॉट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, पूरा का पूरा मामला सेट हो गया है क्या आपका? क्लियर है? शेयर भी कर दो यार एक बार। ये हॉट स्पॉट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे आर्द्र भूमि की। आर्द्र भूमि या इनको बोलेंगे वेट लैंड, इनको क्या बोलेंगे? वेटलैंड या आर्द्र भूमि। समझ में है ना? तो पहली बात तो मैं अगर बात करूं आर्द्र भूमि क्या होती है, ये दलदली भाग होते हैं, दलदली भाग होते हैं। इनमें जल की गहराई 6 मीटर तक होती है। जल की गहराई कितने मीटर तक होती है? 6 मीटर तक होती है, आपको याद रखना है। इनको प्रकृति का गुर्दा कहते हैं, प्रकृति का गुर्दा कहते हैं, प्रकृति का गुर्दा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुल क्षेत्रफल के 4.64% भाग में है। भारत के 4.64% भाग पर वेटलैंड पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। समझ में है ना? तो आर्द्र भूमि दलदली भाग होते हैं, जल गहराई 6 मीटर तक होती है, प्रकृति का गुर्दा कहते हैं, कुल क्षेत्रफल के 4.64% भाग पर ये पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? पहली बार वेटलैंड को पहचान तो याद रखना 1971 में ईरान के रामसर सम्मेलन से मिली थी, रामसर सम्मेलन से मिली थी, सम्मेलन से प्राप्त हुई थी और इनको संज्ञा रामसर साइट की भी दी जाती है। रामसर साइट की भी इनको क्या दी जाती है? संज्ञा। इनको संज्ञा किसकी देते हैं? रामसर साइट की। तो याद रखना है मेरे मित्रों, जो वेटलैंड है इनको पहली बार पहचान 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन करके दिलाई गई थी। ईरान के रामसर में समस्त देशों का सम्मेलन हुआ और उसका उद्देश्य था कि भारत में संसार में आर्द्र भूमियों को चिन्हित करना, संसार में आर्द्र भूमियों को क्या करना? चिन्हित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी से संसार में इन आर्द्र भूमियों को पहचान मिली थी, यह आपको याद रखना है। ईरान के जो रामसर में जो सम्मेलन हुआ था, तो भारत ने 1985 में इस कार्य योजना में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो रामसर साइट की कार्य योजना में भारत ने पहली बार कब भाग लिया? 1985 में लिया। और भारत ने वेटलैंड के लिए 1987 में कार्य योजना बनाई। भारत ने वेटलैंड के लिए 1987 में कार्य योजना बनाई कि हम भारत में वेटलैंड को चिन्हित करके उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। समझ में आए ना? तो याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईरान के रामसर में पहली बार सम्मेलन कब हुआ? 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर नामक स्थान पर, इसीलिए इनको रामसर साइट भी कहते हैं। और भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की कार्य योजना में 1985 में भाग लिया था, 1985 में भाग लिया था। और भारत ने पहली बार वेटलैंडों के लिए कार्य योजना बनाई थी, वो बनाई थी 1987 में। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? अब मैं अगर मैं बात करूं, आगे की चर्चा आपसे करूं मित्रों, तो जो भारत
भारत में एक सर्वे होता है। भारत में क्या होता है? सर्वे। भारत में एक सर्वे कराया जाता है मित्रों, वेटलैंड को लेकर भारत में एक सर्वे कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वे होता है ये आपके 24 राज्यों में होता है। कितने राज्यों में होता है? 24 राज्यों में सर्वे होता है। और इन 24 राज्यों में 103 वेटलैंड हमने 103 वेटलैंडों को क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। चिन्हित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, चिन्हित किया जाता है। लेकिन 103 में से 26 वेटलैंड को ही कार्य योजना में शामिल किया जाता है। कार्य योजना में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। आपको याद रखना है, भारत के 24 राज्यों में 103 वेटलैंड चिन्हित किए जाते हैं, जिनमें से 26 में ही आपको वेटलैंड कार्य योजना में शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? और इन 26 में सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा वेटलैंड ये आपको ध्यान रखना है, वेमनाद है। वेमनाद वेटलैंड आपके केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है, केरल में है। और अगर इसमें छोटे की बात करें, सबसे छोटे वेटलैंड आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े क्षेत्रफल के वेटलैंड केरल में है और छोटे क्षेत्रफल के वेटलैंड आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। इन 26 में से अगर मैं राजस्थान की भी आपके सामने चर्चा करूं तो राजस्थान में केवलादेव है, केवलादेव वेटलैंड है, सांबर झील वेटलैंड है, सांबर झील वेटलैंड है और मानसागर झील जो जयपुर में है, ये प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रस्तावित में उदय सागर झील और है, उदय सागर झील, ये भी आपके प्रस्तावित है। तो मानसागर झील, उदय सागर झील राजस्थान में वेटलैंड के लिए प्रस्तावित है और राजस्थान में ये 2 वेटलैंड केवलादेव और सांबर झील कार्य कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? तो आपको याद रखना है मेरे मित्रों, आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत में जब वेटलैंड के लिए सर्वे करवाया गया था तो 24 राज्यों में 103 वेटलैंड चिन्हित किए गए थे और इन 103 में से 26 वेटलैंड के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई थी। इन 26 में सबसे बड़ा जो वेटलैंड है ये आपके कहाँ पड़ता है? वेमनाद वेटलैंड केरल में स्थित है। छोटे स्तर के जो वेटलैंड है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। इन वेटलैंडों को देखते हुए हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो केवलादेव और सांबर झील 2 वेटलैंड इनमें से हैं। मानसागर झील जो जयपुर में है और उदय सागर झील जो उदयपुर में है, इन दोनों को प्रस्तावित वेटलैंड का दर्जा प्राप्त है। इनका प्रस्ताव वहां पे भेज दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो हमारे भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? 26। टोटल रामसर साइट कितनी है? 26। और राजस्थान में टोटल रामसर साइट की बात करें तो 2 हैं और टोटल रामसर साइट जो प्रस्तावित है वो भी कितनी है? 2 हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। बोलो क्लियर है पूरा का पूरा? क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अपन आगे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र और मृग
वन, मृग वन, इनकी बात अपन अब करेंगे। तो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, आखेट निषेध क्षेत्र, मृग वन, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मित्रों, वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में अंतर क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में अंतर क्या है? तो याद रखना, इन पर कानून प्लस अधिकार, कानून प्लस अधिकार राज्य का होता है और इस पर कानून प्लस अधिकार किसके होते हैं? केंद्र के होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रीय पार्क बनाने का काम हमारी संसद करती है, याद रखना है, राष्ट्रीय पार्क बनाने का काम संसद करती है। वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का काम हमारा विधान मंडल करता है। कौन करता है? विधान मंडल करता है। विधान मंडल प्रस्ताव बनाकर संसद के पास भेजता है। यदि किसी वन्य जीव अभ्यारण्य को, जैसे राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा दिलाना है, तो राजस्थान सरकार यहाँ से प्रस्ताव बनाकर संसद के पास में भेजती है। संसद वो देखती है कि ये मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता, या तो उसको दर्जा दे देती है या फिर उसको नेग्लेक्ट, रिजेक्ट कर देती है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी, जैसे हमारे राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है, उन पर कानून या उन पर अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो नेशनल पार्क होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आखेट निषेध क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर टोटली शिकार करना क्या होता है? वर्जित होता है। टोटली शिकार करना वर्जित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शिकार करना इनमें भी वर्जित होता है, लेकिन ये स्पेशल इसके लिए बने। मृग वन वो होते हैं जो केवल मृग के लिए होते हैं, मृग हेतु होते हैं। मृग वन वो होते हैं जहां पे केवल संरक्षण किसको दिया जाता है? मृग को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? मृग वन वो होते हैं जहां पे संरक्षण किसको दिया जाता है? मृग को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य पर कानून विधानमंडल बनाता है, राष्ट्रीय पार्क पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, यानी कि संसद बनाती है। आखेट निषेध क्षेत्र वो क्षेत्र जहां पे शिकार करना टोटली वर्जित होता है। मृग वन वो होते हैं जहां पे मित्रों जो मृग होते हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में अब चर्चा करेंगे अपन मित्रों, ये हमारा भारत है, तो भारत में अपन चर्चा करेंगे कि टोटल नेशनल पार्क कितने हैं और भारत में जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो याद रखना मित्रों, भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, इनकी विशेषता भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है, गधे कहाँ पाए जाते हैं, बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। समझ में है ना? तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। क्लियर है? मामला सेट हो रहा है क्या? शेयर आप करते नहीं हो, मामला सेट करते रहते हो। अब ये जो वाला पार्ट है इसको अपन कल वाली क्लास में पूरी करेंगे मित्रों, ठीक है ना? आपसे इजाजत और आपसे विदा चाहते हैं। विश ऑल द बेस्ट। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें।